नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो एशियन मार्केट्स में तो ठीक ठाक ही शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के ऊपर अपने आप को टिकाए है। 117 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 110 अंक ऊपर है और उसके साथ साथ नैस्डैक फ्यूचर्स भी 30-32 अंक स्ट्रेंथ के साथ ही कर रहा है कारोबार। मजबूती जापानीज मार्केट निके में दिख रही है जो कि 85 अंक ऊपर है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं एकमात्र कॉस्पी को छोड़ के वो आधे से 1% की स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीता हफ्ता वीकली गेन्स के लिहाज से कमोडिटी मार्केट के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं पॉजिटिव ही साबित हुआ, फिर चाहे वो मेटल्स हो, सोना चांदी हो या फिर कच्चा तेल हो, सब में हमने कुछ ठीक ठाक स्ट्रेंथ ही बनते हुए देखी है। लेकिन एग्जैक्टली बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है, इस हफ्ते के हाइलाइट्स कौन से डेटा पॉइंट्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हफ्ता तो हमने पिछला भी देखा था, बहुत बयानबाजी से भरा रहा, कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए ओवर द वीकेंड, तो क्या हुआ है और कहाँ रखनी है नजर? ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। अच्छी बात यही है कि जो चिंताएं बनी हुई थी वो गई नहीं है, बट उस पर एड ऑन करने के लिए कुछ ऐसे ज़्यादा बड़े डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट का मूड खराब हो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज सुबह एशिया के बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। एसजीएक्स 100-125 अंक ऊपर है। अमेरिकी फ्यूचर ठीक ठाक हैं क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में भी हमने एक्शन अच्छा ही देखा। बढ़त के साथ ही बंद हुए, आधे % तक की बढ़त आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी। तो मूड जो है वो आपको ठीक ठाक होते हुए दिख रहा है। हालांकि शुरुआत सुस्त हुई थी क्योंकि यूरोप में बैंक्स की भारी पिटाई हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। इनफैक्ट दिन के निचले स्तर से तो 450 अंक सुधर कर डाउ दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, 130 अंक ऊपर था। आईटी में ठीक ठाक खरीदारी थी। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन था। S&P 500 भी आधा % ऊपर बंद हुआ। तो फ्राइडे का एक्शन ठीक माना जाएगा। और वीकली क्लोजिंग अगर आप देख रहे हैं, अमेरिका में डाउ डेज हाई पर बंद हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ते हुए दिखता ही है। बैंकिंग सेक्टर की परेशानी अभी भी गई नहीं है। इनफैक्ट बैंक्स में लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी हैवी डिपॉजिट आउटफ्लोज हो रहे हैं। बट कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि जो बैंकिंग सेक्टर के लिए फंडिंग प्रोग्राम है, स्पेशली जो है इमरजेंसी फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके स्कोप को, उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो एक थोड़ा आश्वासन देने की बात हुई है। वैसे भी हम देख रहे हैं दोनों तरह के कमेंट्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के प्रोग्राम्स को लेकर, बट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शायद थोड़ा सपोर्ट और बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से मूड थोड़ा ठीक था। बट संकट अभी तक टला नहीं है। हालांकि खराब न्यूज पर अब रिएक्शन थोड़ा कम हो गया, इसलिए हम देखा कि पिछले हफ्ते वीकली बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। करीब 1.25% से 1.5%, 1.25% तक की बढ़त आपने अक्रॉस इंडिसेस देखी है। तो मूड उतना खराब नहीं था। बट हाँ, मूड यूरोप में आपने खराब जरूर होते देखा है। फ्राइडे को करीब 1.5% तक यूरोप के बाजार गिरे हैं। सभी बैंक्स की भारी पिटाई हुई है। और नया जो संकट आया है फ्राइडे को, जिसकी मार्केट आज में भी बात चल रही थी, वो है डॉइच बैंक को देखकर। हालांकि दिन के निचले स्तर से थोड़ा संभल कर बंद हुआ, फिर भी 8.5% टूटा था डॉइच बैंक फ्राइडे के सेशन पर। उनके जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हैं उस पर जो प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आपको जाते हुए दिखा था। और चिंता यही बन रही है कि क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे एक्सपोजर हैं, टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। बाकी बैंक्स में जो यूरोप के बैंक्स हैं वहाँ पर भी जमकर पिटाई हुई थी, बट ऑफकोर्स भारी पिटाई डॉइच बैंक की आपने फ्राइडे को होती हुई देखी है। जहाँ तक कमोडिटी बाजार का सवाल है, जैसे आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, जिसकी वजह से अच्छा सपोर्ट पिछले हफ्ते बता। कच्चा तेल भारी उतार चढ़ाव के बीच फिर भी वीकली बढ़त लेकर बंद हुआ, करीब 3.5% ऊपर था। नेचुरल गैस में हालांकि आपने दबाव देखा है। सोना हमने देखा भारतीय बाजार में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड ऊंचाई छू चुका है। पिछले हफ्ते भी हल्की बढ़त ही थी, लगातार चौथे हफ्ते की बढ़त रही। बेस मेटल्स में भी ठीक ठाक कारोबार था। एग्री कमोडिटीज अभी भी थोड़ी मिली जुली है। ये हफ्ता क्योंकि मंथ एंड है तो उतना ज्यादा इवेंट्स नहीं है, बट फेड के कुछ सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो उसका रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। बैंकिंग सेक्टर पर एक्शन बना हुआ है। आज सुबह की जो बड़ी खबर है ओवर द वीकेंड जो आई है, बेलारूस में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स रखने जा रहा है, तो इसका कुछ इंपैक्ट आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जीडीपी का संशोधित डेटा आएगा यूरोप का, यूके का, माफ कीजिएगा, यूएस का, और इसके साथ ही यूके यूरोप का भी कुछ डेटा आने वाला है। तो उतना एक्शन हैवी वीक नहीं इवेंट्स के लिहाज से, बट ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर और ये जो नया रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस पे तो कमोडिटी मार्केट भी अपनी नजर रखेगा, क्योंकि आज जो ब्लिप हमने अपसाइड का देखा कच्चे तेल में, वो उसी के दम पर आया है। शुक्रिया बहरहाल दीप आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन ये जो यूएस से अब यूरोप में फैलता हुआ बैंकिंग संकट है, इसका इंपैक्ट आगे क्या पड़ सकता है? क्या यहाँ पर कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट, कंटेनमेंट होता हुआ दिखेगा? इन सब पर थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। अजय सर, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुक्रवार को यूरोप के बैंकिंग शेयरों में हमने तेज गिरावट देखने को मिली और उसका इम्पैक्ट हमने दूसरे मार्केट्स, एसेट क्लासेस में भी पड़ता देखा। क्या माना जाए, अमेरिका से यूरोप अब ये पूरा इन्फेक्शन कह सकते हैं फैलता हुआ दिख रहा है, बावजूद इसके अमेरिकी बाजार बढ़त लेकर बंद हुए हैं। तो क्या बैंकिंग सेक्टर संकट जो है वो गहराता दिख रहा है या फिर जो थामने के प्रयास हो रहे हैं वो कारगर साबित होंगे? सर, आपका क्या व्यू है? मेरे ख्याल से कारगर साबित होंगे नेहा जी। संकट जरूर है क्योंकि रेट्स इतनी तेजी से बढ़ाए गए हैं, अनरियलाइज्ड लॉसेस है और कॉन्फिडेंस कम हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। डिपॉजिट आउटफ्लो हुए हैं जैसे दीप मेंशन कर रहे थे। तो ओवरऑल संकट है जरूर बैंकिंग में, बट लग रहा है कि रेगुलेटर सक्षम है क्योंकि प्ले बुक्स हैं उनके पास 2008-2013 के, किस तरह से उन्होंने मैनेज किया था, तो उनको समझ है कि क्या करना है कॉन्फिडेंस को फिर से बरकरार करने के लिए। ऑनगोइंग क्राइसिस है, अब 3 हफ्ते पुराना क्राइसिस हो गया है, तो मार्केट ने काफी हद तक बचा लिया है। यही मैंने शुक्रवार के प्रोग्राम में भी कहा था कि ज्यादातर डिस्काउंटेड है और अगर कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है वीकेंड को तो मार्केट्स ऊपर जाने चाहिए। आज रुझान तो ऊपर के हैं। ओवरऑल यही कहूंगा, संकट जारी है, बट रेगुलेटर सक्षम है, उनके पास टूल किट है इसको मैनेज करने का और उनके पास काफी एम्यूनिशन भी है इसको मैनेज करने का। तो ओवरऑल लास्ट बैकस्टॉप तो ईसीबी और फेड ही रहेंगे। उनकी डिस्काउंट विंडोज ओपन है बैंक्स के लिए और बैंक्स को लिक्विडिटी प्रदान करी जा रही है। मनी मार्केट फंड्स में पैसे आ रहे हैं डिपॉजिट से निकल के, वही पैसे फिर फेड को लेंड कर रहे हैं मनी मार्केट और फेड की विंडो से बैंक्स के पास जा रहे हैं। यही है कि ओनरशिप जो है उस लिक्विडिटी की डिपॉजिटर से चेंज होके फेड की तरफ जा रही है और डिपॉजिटर की ओनरशिप अब मनी मार्केट फंड्स की हो गई है, बट रिवर्स फ्लो लिक्विडिटी की तो वही जारी है, फेड के थ्रू वापस बैंक के पास पैसे पहुंच रहे हैं। तो इमरजेंसी लेंडिंग थोड़ा कॉन्फिडेंस प्रदान कर रही है। अब यही बैंकिंग ही सबसे बड़ा हमारे को देखना पड़ेगा कैसे ये हफ्ता निकलता है। ये हफ्ता ठीक ठाक निकल जाए तो स्थिति काफी इम्पोर्टेंटली सुधर जाएगी। वेरी वेल सर। तो 3 बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि ऑफ कोर्स बैंकिंग संकट है, वो अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा मार्केट्स के लिए रहेगा। स्थिति अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है लेकिन उस पर काम पुरजोर जारी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस हफ्ते फाइनली कुछ पॉजिटिव आउटकम इस स्थिति में निकल कर आ सके। शुक्रिया बग्गा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी स्थिति समझाने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। एफआईआईज की तरफ से तो बिकवाली हाथ लगी लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक डटकर खड़े रहे। 2500 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर वहां निकल कर आया। एफएनओ स्पेस में भी कुछ खरीदारी हमने डेफिनेटली बनते हुए देखी है। तो मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं जो आज अच्छे हैं और शुक्रवार की क्लोजिंग अमेरिका में अच्छी रही है। इन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज एशियन परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, डाउ फ्यूचर्स भी अपने आप को टिकाए हुए हरे निशान में। सर हमारे मार्केट्स में क्या करना है, कौन से लेवल्स को फॉलो करना है? गुड मॉर्निंग। यहाँ हफ्ते की मजबूत शुरुआत होने के पूरे आसार हैं। अभी ये तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी और अमेरिकी बाजारों से और बाकी दुनिया भर के बाजारों से संकेत काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वीकेंड की बिना किसी बुरी खबर के निकल गई है, सबसे बड़ी चीज। और अगर कुछ छोटी मोटी खबरें जो आ भी रही है रशिया की तरफ से, बेलारूस में वो कुछ न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने वाले हैं, उस पर भी बाजारों का कोई खास रिएक्शन है नहीं। तो आई थिंक बाजार थोड़ी बेहतर खबरों पर रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक कोई खास बुरी खबर और नहीं सुनने को न मिले तब तक बाजार मजबूत रहने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि शुक्रवार की गिरावट के बाद थोड़े हल्के भी हो चुके हैं बाजार, तो वहां से भी एक रिकवरी का केस तो आपके लिए बनता ही है। तो आई थिंक मजबूत शुरुआत करके थोड़ा ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे और वहां से देखेंगे कि फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, 16,850, 16,950 आज भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,100, 17,200 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 39,150, 39,300 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा
और ऊपरी स्तर पर 39,750, 39,825 यहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है और आज मुझे लगता है कि दिग्गजों में खरीदारी थोड़ी ज्यादा बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज कहां फोकस करना है और ब्रॉडर मार्केट्स में कैसे ट्रेड होगा। तो लेवल्स बता देती हूँ, 16,850, 950 आज ये सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी के लिए। ऊपर रेजिस्टेंस 17,100 से 200 के पास लग रहा है। आज सपोर्ट बैंड बैंक निफ्टी के लिए 39,100 से 300 बन रहा है और रुकावट वाली जो रेंज है वो 39,750 से 825 की बैंक निफ्टी पे बनती दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। अरमान, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जहां रखनी है नजर और एक्शन कहां होगा? जी, सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स में बात करें तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स, जहां पे बायबैक खत्म होता हुआ दिखेगा। कैफिन टेक्नोलॉजी, जहां पर 90 डेज का जो लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। ट्राई ने मीटिंग बुलाई है जिसमें स्पैम कॉल्स पर जो है उसके चलते बैठक होने वाली है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आज मीटिंग हेल्ड करेंगे लगभग 4 बजे कोरोना से रिलेटेड। एसटीटी मामले पर वित्त मंत्रालय से सफाई आती हुई दिखी है। ऑप्शंस में एसटीटी 25% बढ़ाया गया है, जो 5,000 से बढ़ाकर 6,250 प्रति करोड़ के हिसाब से। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.05% से बढ़ाकर 0.0625% जो है वो कर दिया गया है। और एसटीटी पर टाइपो एरर को सुधारने के लिए लेकर जो है सरकार जो है फिर से बिल लाएगी। एनएसई ब्रोकर्स के लिए एक बड़ी जो है राहत आती हुई दिखी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस में 4% की जो है कमी होती हुई दिखी है और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर कंपनी को भारतीय सेना से और अगर नेवी से बात करें तो लगभग 4,300 करोड़ के उनको एक ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। सन फार्मा, यहाँ पर विविलदास हेल्थ में लगभग 60% हिस्सेदारी, जो कि लगभग 145 करोड़ के आसपास में है, अधिग्रहण के लिए उन्होंने करार किया है। अलंबिक फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए ने करखेड़ी जो एक स्थित है वहाँ पे एक फैसिलिटी है F3, वहाँ पर जो जांच की है और उसमें फॉर्म 483 के साथ कुछ माइनर्स ऑब्जर्वेशन है वो जारी किए हैं। और अनवीसा ने बिना आपत्ति के करखेड़ी API 3 जो फैसिलिटी है वहाँ पे GMP जांच पूरी की है। पेटीएम, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें तो कंपनी ने पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस पर अपडेट दिया है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के फिर से 120 दिन जो है के अंदर उनको आवेदन करने को कहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपग्रेडेड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जो है वो भी लॉन्च किया है। आइसजैक हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से इनको लगभग 200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। और अंत में राइट्स लिमिटेड की बात करें तो वहां पर कंपनी को लगभग 77 लगभग 80 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है उनके लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। चलिए, धन्यवाद अरमान वो पूरी डिटेल देने के लिए। तो ये है वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको एक्शन दिखेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे, जो आज पाग ऋण खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस 216 का होगा, लक्ष्य आपको 232 का मिल जाएगा। वहीं आंध्राठी सिक्योरिटीज आज भारतीय एयरटेल पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य ऊपर 790 का दिख रहा है और खरीदारी की इस स्ट्रैटेजी में 745 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी रणनीति खास वो आपके लिए बुनकर लाए हैं। इस सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। शुक्रवार को हमने लाल निशान में क्लोजिंग की थी, आज संकेत अच्छे हैं, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने। पिछले सप्ताह थोड़ा दबाव हमें फिर से देखने को मिला था टूवर्ड्स दी वीकेंड के आसपास। फ्राइडे के सेशन में एक बेरिश कैंडल बना था। तो ओवरऑल देखिए एक रेंज है जो अभी भी काफी डिफाइंड है, 16,800 से 17,200, एक 400 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। और अभी निफ्टी फिलहाल अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास है, जहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग साइड के लिए। तो स्टॉप लॉस जो होगा 16,850 के आसपास का होगा और पुल बैक ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है 17,050, 17,100 तक के इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रखिए। उसके बाद 17,100 के लेवल ब्रीच होते हैं तो 17,200 तक की और निफ्टी हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग काफी समय से ड्यू है। 39,500 का लेवल जैसे पार होगा, यहाँ पे 40,000 से लेकर 40,200 तक का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोनों इंडेक्स में आज के लिए व्यू थोड़ा पॉजिटिव साइड में रखते, बायस पॉजिटिव साइड में रखते ट्रेड करने की सलाह। स्पेसिफिक एक्शन दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी। टाटा कम्युनिकेशन काफी समय से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट के इंडिकेशन हमें मिले थे पिछले सप्ताह। 1260 के टारगेट के लिए 1201 का स्टॉप लॉस रखना होगा। टाटा कम्युनिकेशन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ आईटी स्पेस में काफी शॉर्ट साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। एक शॉर्ट कवरिंग आईटी स्पेस में काफी समय से ड्यू है। टेक महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1125 के टारगेट के लिए 1088 का स्टॉप लॉस होगा।
ओके, मेटल स्पेस पे मैं चाहूंगी आप अपना व्यू दीजिए, खासतौर से स्टील स्पेस, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट, खासतौर से चाइना के मार्केट्स में फिर से प्रेशर हमने आयरन एंड स्टील पे बनता हुआ देखा और निफ्टी लूजर्स की श्रेणी में भी शुक्रवार को ये शुमार था, फिर चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर दूसरी स्टील कंपनियां हो। क्या ये प्रेशर मेटल्स पे अभी भी बरकरार रहेगा या इन लेवल्स पे कुछ खरीदारी आज ढूंढ सकते हैं? देखिए, मेटल स्पेस बीइंग अ कमोडिटी स्पेस काफी समय से एक अंडर परफॉर्मर साबित रहा है और जिस हिसाब से टाटा स्टील इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिले हैं, तो क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर उछाल मिलता है स्टील स्पेसिफिकली स्टील स्पेस में, तो हमें वहाँ पे फिर से बिग वाली हावी होती नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक प्ले किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स कंफर्ट जोन में $103 के आसपास है, तो उसके चलते एक पुल बैक की संभावना जरूर बनेगी, बट कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल हम यहाँ पे स्पॉट करते हुए नहीं देख रहे हैं। बट अगर मेटल स्पेस में अगर कोई गिरावट पे एक्यूमुलेट करना है तो JSPL जिंदल स्टील एंड पावर एक काउंटर होगा जो थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है। उसके साथ साथ नाल्को और स्टील अथॉरिटी जैसी कंपनियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। बट मेरा ये मानना है कि फिलहाल जब तक कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं मिलते हैं तब तक कोई एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट ना करे। ओके, चलिए, तो किसी तरह का ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, हो सके तो करें मेटल्स अवॉइड, और अगर करना ही है ट्रेड तो JSPL, नाल्को, सेल, इन पर आप स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ कमाई के मौके। बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। लगातार इसने अपना वीकली परफॉर्मेंस जो है ऊपर की तरफ जारी रखा है। आज क्या किया जाए? आज थोड़ा सा हम इसे $2000 से ड्रिफ्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्या करें? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले हफ्ते हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिवाइवल आते हुए देखा निचले स्तरों से, जिससे गोल्ड और सिल्वर में $2000 के आसपास, गोल्ड में और चांदी में भी करीबन $23.5 के आसपास थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में ये दबाव बरकरार रह सकता है, इसलिए ऊपरी स्तरों पे मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, 59,800 के आसपास सेलिंग करके चला जा सकता है गोल्ड में, और चांदी में भी सिमिलरली मेरा मानना है कि 71,000 के आसपास सेलिंग करके आज के सेशन के लिए चला जा सकता है। ओके, कच्चे तेल में क्या किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ के डेवलपमेंट्स हैं, रशिया से ही दोनों डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर रिटोरिक हो या फिर इनके आउटपुट कट को लेके, जरा बताइए अब कच्चा तेल कैसे प्ले करना चाहिए? जी, क्योंकि हमने पिछले हफ्तों में एक बड़ी गिरावट देखी है, तो यहाँ से निचले स्तरों से एक रिवाइवल की उम्मीद है, और ऐसा लगता है कि जो फ्राइडे को एक रिवाइवल आया है प्राइजेस में नीचे के स्तर से, वो जारी रह सकता है। मेरा मानना है 5650 के आसपास अगर डिप मिले तो वहाँ पर बाय किया जा सकता है। 5850 का M6 पर एक बाय टारगेट लेके चला जा सकता है। ऑलराइट, और मेटल्स में क्या व्यू आपका बन रहा है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते कुछ कमबैक की कोशिश मेटल्स की तरफ से देखी है, जिंक एक थोड़ा सा पिछड़ गया, जरा बताइए आज आपकी कहाँ नजर रहेगी मेटल्स में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिंक और एल्यूमिनियम फिलहाल जो है अभी लैगार्ड हैं, उनमें अब तक वो तेजी नहीं देखने मिली जो कॉपर में देखने मिली थी। तो मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम एक्चुअली बाय किया जा सकता है। 200 के नीचे के स्टॉप लेकर M6 पे 203 पे बाय कर सकते हैं, और अपसाइड में 207 से 208 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो मेटल बास्केट है वो कुछ चमक दिखाने की कर रहा है कोशिश। अंडर परफॉर्मर एल्यूमिनियम, इस पर आज आप फोकस करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर है आज नजर, बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए। जी देखिए, सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की अगर आप देखिए तो फिनिक्स मिल्स पर आप कवरेज आती हुई देखिए, उन्होंने इनिशिएट करा है और ओवरवेट के साथ, और टारगेट रख रहे हैं 1700 का। क्रेडिट स्विस ने सन फार्मा पर रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने अपग्रेड करा है आउट परफॉर्म, न्यूट्रल से आउट परफॉर्म पर अपग्रेड करा है, और टारगेट भी बढ़ाया है 1150 से बढ़ाकर 900, अगर 1150 कर दिया है 950 से बढ़ाकर। वहीं अगर आप CLSA की कोटक महिंद्रा पर रिपोर्ट आई है, वहां पर उन्होंने अपग्रेड बाय पे करा है, जो कि अगर आउट परफॉर्म से अपग्रेड करा है, और टारगेट रखा है 2080 का।
नाइका पर अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस में मॉर्गन स्टैनली है वो ओवरवेट दे रहे हैं, टारगेट 206 का, और जेफरीज है वो बाय की दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 200 का। और अंत में जेफरीज की ही बात करें तो उन्होंने SBI लाइफ पर भी रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो बाय कर रहे हैं, पर टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो उन्होंने घटा दिया है, 1580 से घटाकर 1410 कर दिया है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जिन पर आज विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर, और यहाँ आपको भरपूर एक्शन और कमाई के मौके मिल सकते हैं। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।